मेरे एक ही मामा थे। माँ और बाबा की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई और उसके बाद मेरे मामा मुझे अपने साथ दुबई ले गए। मैं अपने पिता के गम में कमजोर होता जा रहा था। मेरे मामा हर रात मेरे सिर पर एक तेल की मालिश करते थे जिससे मुझे तुरंत नींद आ जाती थी। एक जाति और कहते हैं कि ऐसा करने से तुम अपने पिता की मृत्यु के गम से जल्दी उबर जाओगे। मेरे शरीर में कुछ बदलाव होने लगे थे। एक बार मैंने रात को बादल पर तेल डाला तो मैं अपने होश खो बैठा जब यह रात दुबई की सड़कों जैसी थी। मेरे मामा मुझे यहाँ घुमाने लाए थे ताकि मैं थोड़ा अच्छा महसूस कर सकूं, लेकिन मेरा यहाँ आने का मूड नहीं था। यहाँ आने के बाद मुझे थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा था। मेरे चाचा ने मुझे एक मोबाइल भी दिया था और मैं उसे खाने लगा। तुम यहाँ एक जरूरी काम के लिए सिर्फ 5 मिनट में आसमान की तस्वीर बनाने आए हो। मैंने इतनी बात नोटिस की और कहा, ठीक है जैन, जहाँ जाना है जाओ, लेकिन जल्दी आ जाऊंगा। यह कहते हुए मैं आसपास और वहां की तस्वीर बनाने में मशरूम बन गया। मुझे लगा कि वो जल्दी ही आ जाएगा, लेकिन जब गुज्जर आधे घंटे तक चला गया और वो नहीं आया तो मुझे चिंता होने लगी। मैं यहाँ पहली बार आया था, मुझे यहाँ का रास्ता नहीं पता था। मैं इधर उधर देखने लगा और फोन करना चाहता था। मुझे याद आया कि मेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं था क्योंकि मुझे किसी को बताना नहीं था, इसीलिए मैंने कभी अपने चाचा से बैलेंस डालने के लिए नहीं कहा था। मैंने इधर उधर देखा कि किसी के फोन से मामा को बताऊं, लेकिन इस बार मुझे शहर में अनजान लोगों से डर लगने लगा था। समझ नहीं आ रहा था कि किस पर भरोसा करूं और नहीं। मैं यहाँ अपने मामा के अलावा किसी को नहीं जानता था, नहीं यहाँ एक दूसरे के अलावा कोई और था। वो मुझे छोड़कर कहाँ जा सकते थे। मैं खुद ही उन्हें इधर उधर खोजने लगा। जब मैंने उसे उस जगह से दूर पाया तो मुझे ऐसा लगा जैसे वो मेरे सामने खड़े किसी से बात कर रहा हो। मैं दौड़कर वहां गया और देखा कि वहां वाक़ई थे और उसके साथ एक लड़की भी थी। मैं समझ गया, अच्छा, बात यही थी। मैं यहाँ लड़के से मिलने आया था और चुपके से वो मुझे बहकाना चाहती थी, इसीलिए उसे परेशान किए बिना मैं वापस इस जगह पर आ गया जहाँ मैं पहले भी मौजूद था, लेकिन मेरी उससे मुलाकात नहीं हुई। दोनों की तस्वीर बना ली थी। मेरा इरादा घर जाकर चाचा को बताने का था। प्यारी बच्ची, उनकी होली बड़ी अजीबोगरीब थी। मुझे आश्चर्य नहीं हुआ कि चाचा ने इसमें क्या देखा। थोड़ा डर तो गया था। दूर से आते दिखे और मेरे पास आकर मुझे खाने लगे और माफी मांगते हुए कहा कि मैं थोड़ा डर गई। क्या तुम परेशान हो? मैंने कहा नहीं, मैं यहाँ अच्छे से घूम आया हूँ और खूब तस्वीरें भी खींची हैं। हम वापस आ गए और रास्ते में अंकल मुझे खाने लगे कि मैं बहुत परेशान हूँ। सोच रहा हूँ कि जल्दी ही तुम्हारी माँ को भी ले आऊं। तुम भी घर पर अकेली हो, फिर तुम्हारा भी दिल पिघल जाएगा। अगर मैं शादी कर लूं तो मेरा अंदाजा सही था। अंकल, मैं थोड़ा डरा हुआ था। पहले मैं उस लड़के से बात कर रहा था और वो उसकी गर्लफ्रेंड थी। अगले दिन अंकल ने मुझसे कहा कि तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारी होने वाली माँ से मिलने जा रहा हूँ। मैंने उन्हें नहीं बताया कि मैंने रात में ही उन दोनों को देख लिया था। अंकल ने मुझे उस लड़के से मिलवाया। उसे देखते ही मैं उस रात दीवाना हो गया। वहां कोई काली लड़की नहीं थी। मुझे लगा कि शायद गलतफहमी हुई है, लेकिन रात को वो मेरे इतने करीब थे, मुझे लगा कि उन दोनों का चक्कर चल रहा है। लेकिन अंकल मेरे सामने एक बिल्कुल अलग लड़की लेकर आए थे। मैं इस बात से हैरान था। मेरी शादी होने वाली है। कहानी, मेरे चाचा उन दो लड़कियों को भी धोखा नहीं दे रहे थे। खैर, मुझे कुछ चाहिए, संगीत, 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 और मैंने पहले से ही एक बोतल नहीं लाई है और कभी कभी इसे रख लिया है।
मुझे आश्चर्य होता था कि चाचा का ध्यान सर्वश्रेष्ठ पर क्यों था। उन्हें मेरे खाने की आदतों पर भी ध्यान देना चाहिए था। मैं बहुत कम नाश्ता करता था और अब तो बिल्कुल भी भूख नहीं लगती, पर चाचा को इस बात की कोई चिंता नहीं थी। वो रोज जाकर मेरे सिर की मालिश करना अपना कर्तव्य समझते थे। वो मेरे इकलौते चाचा थे और उनके अलावा मेरा दुनिया में कोई नहीं था, क्योंकि मेरे पिता भी अपने पिता के बेटे थे और मेरी माँ से मेरा एक ही भाई है। ये चाचा दुबई से हैं। दरअसल मेरे पिताजी ने मुझे यहाँ सेटल करवाया था क्योंकि मेरे पिताजी एक बड़े बिजनेसमैन थे। मैं अपने पिताजी का दोस्त था। जब मैं बच्चा था तब वो बहुत प्यार करती थी और मेरी माँ आपने हर इच्छा पूरी की। हम कभी कभी छुट्टियों में यहाँ आकर अपने मामा के पास रहते थे। जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की तो मेरा इरादा दुबई जाकर किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई पूरी करने का था, लेकिन फिर अपने माता पिता से दूर रहने के ख्याल से मैंने इस इरादे को धूमिल कर दिया, क्योंकि मैं शक्ति अपने पिताजी से ज्यादा दूर नहीं था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि किस्मत मेरे साथ क्या करने वाली है। मेरे माता पिता एक शादी में शामिल होने दूसरे शहर गए थे, लेकिन लौटते समय उनकी कार का खतरनाक एक्सीडेंट हो गया और वे दोनों मारे गए। मेरी माँ बहुत दुखी थी। तुम्हारे अलावा दुनिया में मेरा कोई रिश्तेदार नहीं था सिवाय मेरे चाचा के, इसलिए वे मुझे अपने साथ यहाँ ले आए। मेरी माँ की मृत्यु के बाद मैं हर समय दुखी रहता था और मैं हर समय अपने चाचा के पास रहता था। मुझसे ऐसे रहना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने खाना शुरू कर दिया कि ऐसा सोचकर आप लोग अपनी मन की स्थिति खराब कर रहे हैं, इसीलिए अब से मैं रोज आपके सिर में तेल की मालिश किया करूंगा। अब ऐसा रोज होने लगा। वह दिन आ गया। रात को 10 बजे वो बजे आते और 10 से 15 मिनट तक तिल से मेरे सिर की मालिश करते। मैंने कुछ दिन अपने चाचा से बात की और कहा कि आज तेल छोड़ दो, दिल नहीं जा रहा था, तो वो बच्चे बन गए और खाने लगे। क्या बात है, तुम परेशान हो रहे हो? मैं अपने चाचा को कैसे बताऊं कि मैं क्यों परेशान हूँ। मुझे अलग ही एहसास हो रहा था कि जब से मैंने ये तेल लगाना शुरू किया है, मुझे अपने जीवन की सार्थकता महसूस होने लगी है। मुझे हर वक्त नशा सा महसूस होने लगा है। पहले ऐसा कुछ नहीं था और मुझे ये शक था कि शायद तेल मुझे सूट नहीं कर रहा है, लेकिन मुझे अपने मुंह से अंकल को ये सब बताना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने इसे बहन बना लिया। लेकिन अंकल ने चेतन सानी की बात मान ली और जबरदस्ती मेरे सिर की मालिश करने लगे और खाने लगे कि तुम्हें नहीं पता कि तेल तुम्हारे सिर के लिए कितना जरूरी है, ये तुम्हारी सेहत के लिए कितना अच्छा होगा। मैं चुप रही। फिर अंकल ने मेरे सिर पर मालिश की और चले गए। उनके जाते ही कुछ देर के डर के बाद मुझे नींद आने लगी। आज ऐसा लग रहा था जैसे मैं तुम्हारे साथ सेक्स कर रही हूँ। टूट रही थी। मुझे लग रहा था कि मेरी याददाश्त भी कम होती जा रही है, जैसे मैं अपनी पुरानी बातें भूलने लगी हूँ। पता नहीं यह मेरे माता पिता की मौत का सदमा था या तेल का असर, पर जो भी था, मुझे लग रहा था कि मुझे इसे अपने सिर पर नहीं लगवाना चाहिए। सुबह जब मैं उठा तो चाचा को बहुत दर्द हो रहा था। मैं उठने से डर रहा था, लेकिन फिर हिम्मत जुटाकर नाश्ता करने नीचे आ गया। चाचा मुझे देखकर मुस्कुराने लगे और खाना खाते हुए बोले, क्या तुम तैयार हो? आज हम बाहर घूमने चलेंगे और नाश्ता करेंगे। मेरा जाने का मन तो नहीं था, लेकिन फिर मैं चाचा के बारे में सोचते हुए तैयार हो गया कि बेचारे मेरी इतनी सेवा करते हैं, इतना ख्याल रखते हैं, और अगर मैं मान जाऊंगा तो उन्हें गर्व महसूस होगा, इसीलिए तो मैं उनके साथ हूँ। उसे बुर्ज खलीफा ले गए और मेरे चाचा मुझे नाश्ता करते देख खाने लगे और बोले, तुम खा लो। मैं थोड़ा डरा हुआ हूँ। खाते खाते चौंक गया। मैंने सोचा चाचा इस लड़के से मिलने गए हैं, शायद इसका किसी और लड़की से चक्कर चल रहा है, जिससे इसने शादी का वादा किया था। मैं हैरान रह गया और खाना छोड़े बिना ही चाचा की तलाश में निकल पड़ा। थोड़ी दूर जाने पर मैंने देखा कि मामा एक लड़की, संगीत,
से बात कर रहे थे जिससे मामा ने मुझे मिलवाया था, उसे अपनी मंगेतर बता रहे थे। वहाँ एक लड़की थी जिसे मैंने कुछ दिन पहले अपने मामा के साथ देखा था और उसका फोटो अपने मोबाइल में रखा था। फिर उसका मेरे मामा से क्या रिश्ता था? जब मैंने आगे जाकर देखा तो उसने मुझे जगाया और हिलाया। लड़की ने मेरे मामा को एक तेल दिया, मुझे बोतल दी। बिल्कुल वही बोतल थी जिससे मामा रोज सिर की मालिश करते हैं। क्या वो तेल बाजार से नहीं खरीदा था? उसे तो लड़की से खरीदना था, पर मैं क्यों टेंशन में आ गया? वो लड़की मुझे पहले दिन से ही पसंद नहीं थी और कुछ अजीब चल रहा था, और अब मामा और उस तेल वाले से उसकी ये गुप्त मुलाकात और बाकी सब तो निश्चित रूप से एक रहस्य था। मैं बहुत चिंतित था। इस समय देहात में अगर मुझे कुछ हो गया तो मैं किससे मदद मांगूंगा? मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपने प्रियतम को क्या सलाह दूं। क्यों अब मुझे शक होने लगा कि तेल में ही कुछ गड़बड़ है। शायद यही कारण था कि मैं दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था और मैं चुपचाप वहां चला आ रहा था। वो चली गई और मैंने चाचा को नहीं बताया कि मैंने उन्हें उस लड़की के साथ देखा है, पर इतना जरूर हुआ था कि मेरे दिल में एक शक घर कर गया था कि जरूर कुछ ऐसा है जो मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है। नाश्ते के बाद मैंने चाचा से कहा कि मुझे कुछ शॉपिंग करनी है, तो वो मुझे एक मॉल में ले गए और शॉपिंग करते हुए मैंने चाचा की नज़रों से बचते हुए तिल की एक बोतल खरीद ली। मेरे पास कमरे में नहीं था, लेकिन यह कमरे में था और चाचा अपने कमरे से इसे हिलाते रहते थे, इसलिए जैसे ही मैं घर आया मैंने बाजार से लाया तेल चाचा द्वारा खरीदी गई विशेष बोतल में डाला। मुझे नहीं पता था कि मैंने ऐसा क्यों किया, लेकिन मेरा दिमाग मुझे ऐसा ही करने के लिए कह रहा था। मुझे लगा कि यह मैं ही हूँ और कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैंने इसे वैसे ही दे दिया। रात को 10 बजे चाचा तेल की बोतल लेकर मेरे कमरे में आए और मेरे सिर की मालिश करने लगे। चाचा के जाते ही मैं सो गया, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसलिए मेरे शरीर में कोई दर्द नहीं था और न ही मुझे नशा महसूस हुआ। उस रात मैं पहली बार चैन की नींद सोया। इससे उन्हें यह साबित हो गया कि तेल में जरूर कुछ ऐसा था जो मेरे लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं था। मैंने उसे दे दिया। 3 दिन का इस्तेमाल किया हुआ तेल। संगीत वह लड़के की उम्र के बारे में जानना चाहती थी। मोहल्ले के लोग उसकी उम्र के बारे में क्या सोचते हैं, क्या वह एक अच्छी लड़की है? लेकिन जैसे ही कई लोगों ने उसे बताया कि लड़की की तस्वीर अच्छी है, तो उसे लड़का पसंद आ गया। वह एक अच्छी कंपनी नहीं है और वह 2 बार जय में रह चुकी है, और लड़कियों में से एक ने मुझे फुसफुसाते हुए यह भी बताया कि वह अवैध ड्रग्स का भी सेवन करती है। मैं यह सुनकर बुरी तरह डर गई। मेरे चाचा का रिश्ता गलत किम के लड़के से कैसे चल सकता है, और अगर उसने मेरे लिए मेरे चाचा को तेल दिया था तो उसका उस लड़की से कोई लेना देना नहीं था जिसके लिए तुम मुझे नुकसान पहुंचा रहे हो। फिर आखिर इसका मतलब यह है कि चाचा उससे पैसे मांग रहे होंगे। मैंने तय कर लिया कि अब इस तेल का रहस्य पता चल जाएगा, इसलिए अगले दिन मैंने एक छोटे से डिब्बे में थोड़ा तेल डाला और उसे पास की लैब में जांच के लिए भेज दिया। मैं जानना चाहता था कि तेल में ऐसा क्या शामिल है जो मेरे लिए हानिकारक साबित हो रहा था। इस दौरान मैंने चाचा के प्रति अपना रवैया बिल्कुल सही रखा और उन्हें किसी भी तरह का शक नहीं होने दिया। सच बताऊं तो मेरे चाचा के दिल में मेरी मां के प्रति संदेह पैदा हो गया था। पिताजी की मौत के बाद वह मुझे हमेशा की तरह यहाँ ले आईं और फिर अच्छे से हंसते हंसते मेरा ख्याल रखा, और सबसे बढ़कर उन्होंने मेरे बालों में एक अजीब सा तेल लगाया जिससे सीमा कमजोर हो गई और धीरे धीरे मुझे कैंसर का इलाज कराने लगी। इससे ऐसी स्थिति पैदा हो जाती कि अगर इस तेल का इस्तेमाल 3 महीने तक किया जाता तो दिमाग में कैंसर होने का खतरा था जो जानलेवा साबित होता। तो क्या यह मेरा मामा था जो मुझे मारना चाहता था, जो इस सब के पीछे था? मुझे यकीन नहीं हुआ, पर हाँ,
एक तरह से वह रोज आकर खुद मेरे सिर की मालिश करता था, जिससे यह साबित होता था कि वह सिर्फ मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता था। पर इसका जवाब मुझे इस राजा को क्यों ढूंढना पड़ा। मैं बड़ी मुश्किल से घर वापस आया। मैं इन सब से बहुत परेशान था, इतना बड़ा कि मैं जाने का साहस नहीं कर सका। जब घर आया तो चाचा पहले से ही घर पर थे। मुझे देखकर वे पूछने लगे कि तुम कहाँ चली गई थी। फिर मेरे उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही वे खुशी खुशी खाना खाने लगे और कहने लगे कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक बड़ी खुशखबरी है और अगले सप्ताह मेरी शादी है। मुझे उनकी शक्ल से नफरत थी, इसलिए मैं बिना कुछ कहे अपने कमरे में चला गया। रात को जब वो फिर से तेल लगाने आई तो मैंने दरवाज़ा भी नहीं खोला और रूखेपन से जवाब दिया कि आज मेरे सिर में बहुत दर्द है और मूड भी बहुत खराब है, इसलिए बेहतर है कि आप यहाँ से चले जाएं। जैन अंकल को बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि मैंने जीवन में पहली बार बट्टी मेथी से इस तरह बात की थी, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। नहीं, मैंने तय कर लिया था कि जब उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत मिल जाएंगे तो मैं उसे पुलिस के हवाले कर दूंगा। अगले दिन मैंने अपने चाचा से माफी मांगी और जवाब दिया कि मुझे अपने माता पिता की बहुत याद आ रही थी, इसीलिए मैं आपसे ऐसा पूछ रहा था। मैंने कसम खाई थी कि ऐसा कभी नहीं करूंगा। मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि अगर उसने मुझ पर शक किया होता तो मेरी ताकत कम नहीं होती और मैं उसकी हालत में ही यहाँ था। यहाँ उसके अलावा किसी और का कोई नियंत्रण नहीं था, इसलिए मैं यहाँ से चला जाता। मैं किसके पास भागती, इसीलिए बेहतर था कि मैं चुप रहूं और जो वो कहे वही करूं। अमर करते मामू खाने लगे। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम आज ऐसा कर सकते हो, मेरे मंगेतर के साथ शॉपिंग करने जाओ। मैंने उनसे कहा, वो तुम्हें लेने आएगा। मैं तो अपने मामा के साथ गई थी और मुझसे कहा था कि तुम अपनी मर्जी से शॉपिंग कर सकते हो, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। मुझे क्या शॉपिंग करनी थी, ये इंसान तो मेरी जान का दुश्मन था। अब मैं क्या उसकी शादी की तैयारी करती। इसीलिए मैं थोड़ा डरा हुआ था और इधर-उधर घूमने के बाद मैं कैफे में आ गया। वहां बैठकर ऑर्डर कर रहा था। मैंने देखा कि मेरी मामी एक लड़की के साथ आ रही हैं और वह लड़की वही थी जिसे मैंने पहले अपने मामा के साथ देखा था। हम दोनों हंस पड़े। हम ऐसे बात कर रहे थे जैसे बहुत गहरी दोस्ती हो। संगीत, मेरे बेटे ने मेरे सामने ही मुझे चुटकी काटी। मुझे होश आया। मैंने बुलेट का ऑर्डर वेटर को दिया और वहां से उठकर उनके पीछे वाली सीट पर बैठ गया ताकि उनकी बातचीत सुनने के बाद मुझे राहत मिली और मैंने अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग डाल ली थी। मेरे मामा की मंगेतर लड़की से कह रहा था कि तुम्हें उम्मीद है कि अगले 1 महीने में हम कम कर देंगे। लड़की हंसने लगी और कहने लगी कि मैं अपनी हूँ, बड़ा अनुभव है, चिंता मत करो। मेरे चाचा के मंगेतर ने अपने बैग से नोटों की गड्डी निकाली और लड़की को दी और कहा कि अगर यह कम हो गए तो मैं तुम्हें और संगीत दूंगा। और क्या वह अपने बटन से यही गा रहा था? यह था कि वे दोनों कुछ गलत योजना बना रहे थे। कुछ देर डरने के बाद लड़की जाग गई और अचानक जैसे चाचा के मंगेतर को कुछ याद आ गया, उसने अपने बैग से दिल की बोतल निकाली और उसे दे दी और कहा कि तुम भूल गई हो, इसे ले लो। वह लड़की हंस पड़ी और तिल लेकर चली गई। मैं एकदम से चौंक गया। मुझे लगा जैसे सबको अपनी अजीबोगरीब बातें समझ में आने लगी हैं। अब मैं उनकी बात समझ गया था। यह सब सुनने के बाद मैं वहां एक पल भी नहीं रुका और अपने मामा को फोन किया। जब मामा आए तो मैंने कहा कि अपनी मंगेतर को मेरे सामने बुलाओ, मुझे उनसे कुछ सवाल पूछने हैं। और मामा को भी आपकी बात पर थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्होंने वैसा ही किया जैसा मैंने कहा था। लड़की की तरफ देखते हुए मैंने सबसे पहले मामा से पूछा कि यह बात तो आपको मुझसे पूछनी चाहिए। मेरे सिर पर दिल की मालिश करने की सलाह किसने दी? चाचा ने शादी के दिन से ही अपनी मंगेतर की तरफ खाना शुरू कर दिया था।
जब मैंने उनसे कहा कि तुम हमेशा अपनी माँ के बारे में सोचते हो और रोटी खाते हो और गम में रहते हो, तो उन्होंने मुझे बताया कि उसने एक खास तेल लाने की सलाह दी है जिसे सिर पर लगाया जाता है और धीरे धीरे पुरानी यादें दिमाग से दूर हो जाती हैं। मैंने उनसे कहा कि व्यापारी लड़की से तेल खरीदना शुरू करो और अपने सिर की मालिश करना शुरू करो क्योंकि मैं नहीं चाहता। मैंने कहा अंकल अब आप ही बताइए कि क्या उस लड़के से तेल खरीदना था? मैं आपकी मंगेतर का दोस्त हूँ। अंकल हार कर खाने लगे या नहीं? उन्होंने मुझे सिर्फ तेल बताया था। मैंने तो बस लड़की को सलाह दी थी, तो मैंने खुद ही खोज की। मुझे नहीं पता, शायद वो खुद ही मेरे पास आ गई हो। क्योंकि क्या हुआ? मैंने कहा आप ही बताइए कि मेरी माँ की संपत्ति उसके नाम पर है। उसने ऐसा करने के बाद अंकल ने उसे खाना शुरू कर दिया। जाहिर सी बात है कि तुम्हारी माँ की संपत्ति तुम्हारी है, इसलिए वो तुम्हारे नाम पर ही होनी चाहिए और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो वो तुम्हारे बाद मेरे पास आएगी। ये मैंने एक तरह से लिख दिया है। मैंने उसे बताया था और तुमने ये बात अपने मंगेतर को भी बताई होगी, इसीलिए उसने मुझे परखने की कोशिश की थी सिर्फ इसलिए कि जब मैं तुम्हें मैरून साड़ी वाली संपत्ति दिलवा दूं तो मैं